नमस्कार और प्रिंस एकेडमी के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करने वाले हैं जिसका नाम अक्सर खबरों में रहता है, खासकर जब दुनिया में कहीं कोई तनाव की स्थिति बनती है। हम बात कर रहे हैं नाटो की, बिल्कुल, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि इस चर्चा के अंत तक नेटो से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको एकदम साफ हो जाए। हाँ, और आज हम इसे एक अलग अंदाज में समझेंगे। मान लीजिए कि हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम इस पूरे विषय को कुछ स्लाइड्स में बांटकर एक-एक करके समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। नाटो क्या है, परिचय और पूरा नाम। जी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, इसका पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य काम क्या है? तो देखिए, नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह का गठबंधन है। अच्छा, राजनीतिक और सैन्य दोनों। और इसकी स्थापना तब और क्यों हुई? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। उस दिन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, उस पर दस्तखत हुए थे। ओके। और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था, अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और स्थिरता को पक्का करना। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सामूहिक रक्षा। ये सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। ये है क्या असल में? ये नेटो की आत्मा है, कह सकते हैं। अच्छा। ये इसकी संधि के आर्टिकल 5 में लिखा है। इसके अनुसार किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। बिल्कुल। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि नेटो ने आज तक सिर्फ एक ही बार इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक बार? 12 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के ठीक बाद। ठीक है, ये तो बहुत साफ हो गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो बताती है कि नेटो की स्थापना क्यों हुई। आखिर इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी वजह दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में छिपी है। 1945 के बाद पश्चिमी यूरोप जो था, वो आर्थिक और सैन्य दोनों ही तरीकों से बहुत कमजोर हो गया था। सही बात है, युद्ध ने तबाह कर दिया था। हाँ, और दूसरी तरफ सोवियत संघ, वो अपना प्रभाव बहुत तेजी से फैला रहा था। तो ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की पृष्ठभूमि थी। एकदम सही। अमेरिका और पश्चिमी देशों को सोवियत संघ से एक सीधा खतरा महसूस होने लगा था। ओके। बस इसी खतरे के जवाब में अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर एक सामूहिक सुरक्षा कवच बनाने का फैसला किया। और वही कवच नेटो कहलाया। वही कवच नेटो था। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी अपना एक गठबंधन बनाया। हाँ, वार्सा पैक्ट। बिल्कुल। 1955 में मध्य और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट बनाया गया, जो नेटो का सीधा जवाब था। लेकिन वो तो अब नहीं है। नहीं। 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ और उसके साथ ही वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। चलिए, अब हमारी अगली स्लाइड है नेटो के उद्देश्य। इसके लक्ष्य क्या क्या है? देखिए, नेटो के उद्देश्यों को हम 2 भागों में देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला है राजनीतिक उद्देश्य। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अच्छा। और सदस्यों को रक्षा और सुरक्षा के जुड़े मुद्दों पर सलाह मशवरा करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, ताकि बातचीत से संघर्ष को रोका जा सके। ओके, तो पहला उद्देश्य बातचीत और सहयोग है, और दूसरा है सैन्य उद्देश्य। नेटो हमेशा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोशिश करता है। लेकिन अगर कूटनीतिक प्रयास फेल हो जाते हैं, तो फिर उसके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने की पूरी सैन्य शक्ति है। पहले बात और बात ना बने तो ताकत। सीधी सी बात ये रही है, बाहरी खतरों से सदस्यों की सुरक्षा करना इसका प्रमुख सैन्य उद्देश्य है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड पर आते हैं, नेटो के सदस्य देश और इसका विस्तार। जी। तो शुरुआत में कितने देश थे और अब ये संख्या कहाँ तक पहुँच गई है? 1949 में इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। 12? हाँ। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, यूके, यूएस, ये सब थे। और आज 2024 में ये संख्या कितनी हो गई है? आज 2024 तक नेटो में 32 सदस्य देश हो गए हैं। 32? जी। ये तो बहुत बड़ा विस्तार है। हाँ, समय के साथ ये बढ़ता रहा। खासकर सोवियत संघ के टूटने के बाद कई पुराने वार्सा पैक्ट सदस्य जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, वो भी इसमें शामिल हो गए। और हाल ही में भी तो कुछ नए सदस्य जुड़े हैं ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद फिनलैंड
2023 में इसका 31वां सदस्य बना। और फिर स्वीडन भी जुड़ा? बिल्कुल, स्वीडन 7 मार्च 2024 को 32वां सदस्य बना, और ये बहुत बड़ी खबर थी। हाँ, क्योंकि स्वीडन तो हमेशा से न्यूट्रल रहा है। एकदम, उसने अपनी 200 साल पुरानी सैन्य तटस्थता की नीति को छोड़कर ये कदम उठाया। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए हमारी अगली स्लाइड बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन की सीमा से लगे नाटो देश। जी, ये आज के तनाव की जड़ है। तो रूस के साथ कितने नाटो देशों की सीमा लगती है? रूस के साथ 6 नाटो देशों की सीधी सीमा लगती है। 6 देश कौन कौन से? नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। फिनलैंड के जुड़ने से तो ये सीमा काफी लंबी हो गई होगी। बहुत ज्यादा। इसने पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स ही बदल दी है। और यूक्रेन की सीमा से कौन से नाटो देश लगे हैं? यूक्रेन के साथ पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया की सीमा लगती है। और ये देश यूक्रेन संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मदद पहुंचाने से लेकर कूटनीतिक समाधान तक। अच्छा, तो अगर कोई नया देश नेटो में शामिल होना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है? हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, सदस्यता की आवश्यकताएं। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 10 में इसके कुछ मानदंड दिए गए हैं। क्या है वो? सबसे पहले तो देश को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी जरूरी है। हाँ। दूसरा, उसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा, उसके सशस्त्र बल आर्मी वो नागरिक सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, यानी सेना पर सिविलियन कंट्रोल। बिल्कुल। और देश को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखनी चाहिए। अच्छा। और आखिर में उसे अपनी सेनाओं को नाटो के सिस्टम के साथ जोड़ने की दिशा में काम करना होगा। अब ये एक ऐसा सवाल है जो भारत में अक्सर पूछा जाता है। हमारी आखिरी स्लाइड, क्या भारत नेटो का सदस्य है? इसका सीधा जवाब है नहीं, भारत नेटो का सदस्य नहीं है। और क्यों नहीं है? इसकी कई वजहें हैं, पर मुख्य ये है कि भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है। हम किसी सैन्य गुट में बंधना नहीं चाहते। तो क्या हमारे नेटो के साथ कोई संबंध ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत गठबंधन के साथ एक करीबी साझेदारी रखता है। हमने अफगानिस्तान में नेटो के नेतृत्व वाले मिशन में योगदान भी दिया है। अच्छा, तो पार्टनरशिप है। हाँ, और ये मजबूत हो रही है। 2021 में भारत और नेटो ने विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो मतलब भविष्य में सदस्यता की कोई इच्छा नहीं है, पर सहयोग बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, अभी तो यही लगता है। बहुत अच्छे। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार ये है कि नेटो जो शीत युद्ध की उपज थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, और समय के साथ इसका विस्तार और भूमिका दोनों ही बदले हैं। हमने इसकी स्थापना से लेकर इसके सदस्यों और भारत के साथ इसके संबंधों को समझा। राजनैतिक गठबंधन भी है जो सदस्य देशों के साझा मूल्यों पर आधारित है। इसका हालिया विस्तार दिखाता है कि ये वैश्विक सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। जैसा कि हमने देखा, नेटो का लगातार विस्तार हो रहा है, खासकर रूस की सीमा के पास। तो सोचने वाली बात यह है कि सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित इस तरह के गठबंधनों का भविष्य एक ऐसी दुनिया में कैसा होगा जहां शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है और नए-नए समीकरण बन रहे हैं। क्या ये गठबंधन शांति लाते हैं या फिर तनाव को और बढ़ाते हैं? इस पर जरूर सोचें।